आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है। आयुर्वेद की दवाइयाँ जो होती है वो बहुत स्लो काम करती है और एलोपैथी उतनी ही इंस्टेंट कि हाँ हो गया। मुझे ये बताइए कि अगर आपको आज बीपी या शुगर डिटेक्ट हुआ है, हाँ, तो आपको उसकी दवाई कब तक लेनी है? क्या होता है ना कि आयुर्वेद को स्लो वही लोग बोलते हैं जो कि अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आते। ट्रीटमेंट लेना है जो कि दर्शक देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढिए। 95% इवन तो 99% चीजें फर्जी होती हैं। ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेद जो है हमारा, जैसे चरक संहिता बहुत पुराना है, भारतीय कल्चर में बहुत पुराना है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब जो हमारे ऋषियों ने जो कह दिया है वो हर दिशा काल समय के साथ में सही है। उसमें हम युक्ति प्रयोग करके, युक्ति मतलब मॉडिफिकेशन करके, हम उसको अगर यूज करेंगे तो हमारे आचार्यों का कही हुई हर एक चीज आपको बिना रिसर्च के भी सही ही साबित होगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपने सुनी? हाँ, इवन मैंने भी करी है। ये अभी कॉन्सेप्ट आया ना? हाँ, कुछ सालों से। हमारे आयुर्वेद कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में, सनातन में उपवास का कॉन्सेप्ट कब से है? बहुत से। हाँ, इवन बहुत सालों ऑफ द केसेस में हम हफ्ते में एक उपवास इंडियन कल्चर को अगर फॉलो करते हैं, करेंगे, कोई मंडे करता है, कोई ट्यूसडे, कोई फ्राइडे। हम जब भी विरेचन देते हैं, डिटॉक्स देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को बकायदा मेडिकेटेड करते हैं पीने के लिए। सेम वही जो कि आप आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर से सुन रहे हैं, हाँ, बस है शेट्टी जो वो घी घोल रही है सुबह कॉफी में, ब्लैक कॉफी में, वो सेम है। तो वो सब चीज़ें जो आयुर्वेद में थी वो अभी आपको ऐसे ट्रेंड दिखेगी। अच्छा, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में बेटर कौन है? आज कोई सामने वाला जा रहा है बाइक से, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे इंजरीज आती है, आप वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने बैठे हो तो आप उसको माने कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो ना। आप वहाँ पे अपने आप को सुपीरियर नहीं कह सकते। आयुर्वेद में मास्टर करने वाले डॉक्टर आपको कम मिलेंगे, लेकिन वहीं एलोपैथी में आपको भरमार मिलेंगे। सीधा आंसर दो। हाँ, पैसा। पैसा। हाँ, पैसा। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों, मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाने जा रही हूँ जो पैसे से डॉक्टर है और जिन्होंने आयुर्वेद और पंचकर्मा में काफ़ी महारत हासिल करी है और ग्राउंड लेवल पे जाकर ये अपना काम करती हैं। आइए मिलते हैं भावना पालीवाल से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में और आयुर्वेद और पंचकर्मा के बारे में। नमस्कार भावना जी। नमस्कार। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेद के बारे में कुछ बताइए। आयुर्वेद होता क्या है? बेसिकली हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिस ढांचे के ऊपर टिका हुआ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है आयुष विभाग, और आयुष विभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है आयुर्वेद। आयुर्वेद बेसिकली होता क्या है, इसको जितना आप कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही डिफरेंट चीज़ों को आप ये मानिए कि उसमें उलझते जाएंगे। तो सिंपल से हम उसकी परिभाषा से शुरू करते हैं कि आतुर के रोग का ट्रीटमेंट, आतुर के रोग का ट्रीटमेंट और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। ठीक है, बेसिकली जो बीमार है उसका ट्रीटमेंट करना और जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना, ये दो बेसिक फंडामेंटल है जिसके ऊपर आयुर्वेद काम करता है। स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना कैसे? बेसिकली आयुर्वेद से अगर हम ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं पूछा जाता कि आपकी करंट डिजीज़ क्या है। करंट डिजीज़ जानने के पहले पेशेंट को कई बार हम लोग उसका नाड़ी परीक्षण, उसका प्रकृति परीक्षण, उसकी लाइफस्टाइल, वो कैसे रहता है, उसकी लाइफ में वो कैसे स्ट्रगल करता है, सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में उसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी ना केवल उसके रोग का ट्रीटमेंट करने में काम आता है बट ऑल्सो उसको लाइफ को ऐसी चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है जिसको अगर वो एड ऑन करेगा तो धीरे धीरे करके उसके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा उसको अपग्रेड देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आयुर्वेद कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे पंचकर्मा हो गया, आपकी आहारचर्या, आपकी दिनचर्या, इसका किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपकी ऋतुचर्या हो गया, जैसे
मौसम बदलता है तो आप खाने में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें से हटा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का हम पेशेंट को नॉलेज देते हैं, जिसकी वजह से उसको डेली लाइफ को और ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि पहले मौसमी फल ही हम यूज़ करते थे, अब तो हर मौसम में वो फल आने लग गए। तो आयुर्वेद में इसका क्या है कि मतलब ये सही है या गलत है? नहीं, कई बार क्या होता है ना कि जिस प्रदेश में आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है काल का और क्षेत्र का, ठीक है। अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम पर वेजिटेबल उग रही है, हाँ। या स्पेसिफिक टाइम पर कोई फ्रूट उग रहा है, तो उसका इफेक्ट जेन्युइन होगा, वो आपकी बॉडी पे उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से उसे करना चाहिए। हाँ। वहीं जब हम सिंथेटिक फूड या फिर सिंथेटिक मसाले यूज करते हैं जो कि इंजेक्शंस दे करके या फिर एक तरीके से संकर बीज बना करके बोए जाते हैं, हाँ। तो उसमें ना तो वो आपको न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा, ना आपकी बॉडी पे वो बेनिफिट आपको देगी। और उल्टा कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिंथेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, बिना मौसम के जो आम खा लेते हैं, उनमें बहुत बार पित्त बढ़ करके आ जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अमरूद जो होते हैं वो बिना मौसम के आने लग जाते हैं और बच्चे कंज्यूम, इवन आम भी, तरबूज भी हम देख रहे हैं। तरबूज इंजेक्टेबल है मोस्ट ऑफ दी। अगर आप देखें कि वो सीजन के बिना अगर आपको कोई भी फ्रूट मिल रहा है तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होगा। आप चाहे उसे किसी भी टेक्निक से उगा लें, क्योंकि जो प्रकृति काम करती है वो मशीनें काम नहीं कर सकती हैं। हाँ। अच्छा, आयुर्वेद के बारे में एक भ्रामक चीज़ें भी होती हैं कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, आयुर्वेद की दवाइयाँ जो होती है वो बहुत स्लो काम करती है और एलोपैथी उतनी ही इंस्टेंट कि हाँ हो गया। मुझे ये बताइए कि अगर आपको आज बीपी या शुगर डिटेक्ट हुआ है, तो आपको उसकी दवाई कब तक लेनी है? लंबे समय, लाइफ टाइम ही लेनी है। लाइफ टाइम लेनी है ना। तो एलोपैथी में तो इस हिसाब से बीपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आपका कहना तो यही है ना। नहीं, बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम आयुर्वेद की तरफ अप्रोच करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढिए। हकीम, आसपास में बैठने वाले झोला छाप लोग जो कि आपको हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट दे रहे हैं, गुड लाइफ के प्रोडक्ट दे रहे हैं। नहीं, अच्छा, वो जो प्रोडक्ट देते हैं उस पर गारंटी भी लिखते हैं कि इतना हो जाएगा, इतने टाइम में हो जाएगा। बेसिकली इसमें से 95% इवन तो 99% चीज़ें फर्जी होती हैं। क्या होता है ना कि आयुर्वेद को स्लो वही लोग बोलते हैं जो कि अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आते। शुगर भी रिवर्सिबल है, बीपी भी मैनेजेबल है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपका जो थायराइड है, जो कि मोस्टली एलोपैथी प्रैक्टिस में जो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, उसी को अगर आयुर्वेद अप्रोच से और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करके आप चलेंगे तो 3 to 6 मंथ, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के अंदर आप थायराइड से, बीपी से, शुगर से आराम से रिवर्स हो सकते हैं। इतने कम समय में? हाँ बिल्कुल। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे मेन फंडामेंटल है कि पहले आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ढूंढिए। आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। मैं जितने भी दर्शक हैं उन्हें यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने जाएं तो एक प्रॉपर पर्चा बनवाइए। पर्चे पे डॉक्टर के नाम के साथ में उसकी डिग्री और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। पहली आपकी प्राइमरी जांच यही होना चाहिए कि जो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहा है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है भी या नहीं है। क्योंकि मैम 5.5 साल की डिग्री है। कोई 1 साल 2 साल का डिप्लोमा कोर्स नहीं है। 5-5.5 साल की डिग्री में बच्चा जब सीख करके आता है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। मे भी नए प्रैक्टिशनर्स थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे जब सीखने की प्रोसेस रहेगी, बट धीरे विद टाइम जो उसका जो 5-5.5 साल का नॉलेज होता है वो आपको एग्जैक्टली आप उसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में दिखेगा। वो आपको केवल मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, आपको गाइड भी करेगा। तो आयुर्वेदा स्लो नहीं है। आपको आयुर्वेद लेने का जो हो सकता है कि आपने जिसे लिया हो वो थोड़ा मंदबुद्धि हो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें बीमारियां एलोपैथी से सालों में ठीक नहीं होती वो आयुर्वेद आपको 6 महीना साल भर में रिवर्स करके दे सकता है। बट मेन चीज़ है ट्रस्ट करना पड़ेगा। आयुर्वेद जो बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद के साइड इफेक्ट भी है? हाँ है, क्यों नहीं है। जैसे एलोपैथी के तो होते ही है तो आयुर्वेद जैसे क्या होता है ना, बेसिकली अब बहुत हम बेसिक बात करते हैं। जैसे त्रिफला हो गया, ठीक है। अब पेशेंट अपने मन से आएगा, मेडिकल से जाएगा, मेडिकल से उसने त्रिफला का बॉटल लिया और सालों साल तक वो त्रिफला कंज्यूम करते हैं। उसकी वजह से इंटेस्टाइन ड्राई होने लग जाती है, मूवमेंट स्लो होने लग जाता है और आफ्टर दैट यही बोलेंगे यार मैं तो आयुर्वेद का त्रिफला खा रहा था, किसी ने बताया था, मुझे काम नहीं किया वो। फिर कैसे होगा?
नहीं ना पॉसिबल। अगर आप कोई मेडिसिन आपकी कैपेसिटी के अगेंस्ट खा रहे हो, एक टाइम से ज़्यादा खा रहे हो, जैसे गुग्गुल हो गए, गुग्गुल का जितने भी गुग्गुल आते हैं उनका एक टाइम के अगर हम बियॉन्ड जाकर के कंज्यूम करते हैं हाँ। तो वो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। आपको बहुत सारी जिस डिजीज के लिए आपने गुग्गुल का प्रयोग शुरू किया था उससे ज़्यादा खराब वो कंडीशन कर सकता है। आशा वरिष्ठ पुराने होते हैं उतने ही अच्छे होते हैं, लेकिन कई सारी जो आज के समय में हमें मॉडर्न मेडिसिन मिलती है या मॉडर्न आशा वरिष्ठ मिलते हैं वो उतने ऑथेंटिक तरीके से नहीं बनाए जाते। तो उनकी एक्सपायरी का ध्यान रखना हमें ज़रूरी होता है। बेसिकली हम हर एक चीज़ बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपने किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया है तो मेक श्योर कि अगर उसमें एक्सपायरी डेट है तो आप उसके बियॉन्ड जा करके मेडिसिन कंज्यूम नहीं करें। अगर आप सोशल मीडिया से कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। एक बार डॉक्टर से मिलिए, आपकी हेल्थ चेकअप करवाइए और उसके बाद में आप कंज्यूम करिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर खुद से डॉक्टर बनोगे तो बेसिकली वो तो खुद से सर्जरी करने लगोगे तो वो तो साइड इफेक्ट हो गई। आयुर्वेद के बारे में ना बहुत सारी सोशल मीडिया पे भ्रमित किया जाता है कि नहीं ऐसे से ऐसा हो जाता है, इलाज स्लो होता है, ऐसी कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती है। एलोपैथी के बारे में ये सब भ्रामक जानकारियां कम मिलती है, बट आयुर्वेद के बारे में, और जबकि ये बोल सकते हैं कि आयुर्वेद जो है हमारा, जैसे चरक संहिता बहुत पुराना है, भारतीय कल्चर में बहुत पुराना है। तो क्या लगता है आपको कि ये सोशल मीडिया में जो भ्रामक जानकारियाँ हैं ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद की इमेज तो खराब करती ही है? डेफिनेटली देखिए करती है। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब जो हमारे ऋषियों ने जो कह दिया है वो हर दिशा काल समय के साथ में सही है। उसमें हम युक्ति प्रयोग करके, युक्ति मतलब मॉडिफिकेशन करके हम उसको अगर यूज करेंगे तो हमारे आचार्यों का कही हुई हर एक चीज आपको बिना रिसर्च के भी सही ही साबित होगी। रही बात एलोपैथी से उसे कंपेयर करने की, तो एक सीधा सा मतलब है आयुर्वेद का रिसर्च का बजट जो आप एलोपैथी के रिसर्च के बजट से अगर आप देखते हैं तो वो ना के बराबर है। हाँ। अगर आपके बजट में इतना डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना रिसर्च करने का ना टाइम मिला है क्योंकि आप आपके ऋषियों की कही हुई बात सही कर सकें। अब मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ बताती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुनी है? हाँ, है ना? इवन मैंने भी करी है। हाँ। उसके रिजल्ट कैसे? अच्छे है, मतलब हाँ अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो अच्छे हैं। हाँ, ये अभी कॉन्सेप्ट आया ना? हाँ, कुछ सालों से हमारे आयुर्वेद कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में, सनातन में उपवास का कॉन्सेप्ट कब से है? बहुत से। हाँ, इवन बहुत मोस्ट सालों ऑफ द केसेस में हम हफ्ते में एक उपवास इंडियन कल्चर को अगर फॉलो करते हुए करेंगे, कोई मंडे करता है, कोई ट्यूसडे, कोई फ्राइडे, या कई सारे हमारे जो होते हैं स्पेशली फीमेल्स को ऐसे उपवास करने के लिए बोला जाता है कि आप कंप्लीटली बिना पानी के इसके रहें। तो उसको कल्चरल देखा जाए तो वो शायद हम बोल सकते हैं फेमिनिस्ट की दृष्टि से कि वो गलत है। लेकिन अगर हम बॉडी डिटॉक्स के हिसाब से देखें तो वो एक तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। वो आपकी बॉडी को, गट को क्लीन करने का काम करता है। मतलब धर्म भी कहीं ना कहीं बेसिक आयुर्वेद का मेन बेस ही धर्म के ऊपर है। हाँ, कोई भी इंसान धर्म को छोड़ करके, बिलीफ को छोड़ करके आप आयुर्वेद को नहीं अपना सकते। आपको कई सारी चीज़ें ऐसी करनी होगी जो कि आपको आपके कल्चर में दिखेगी अगर आप जब भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो। सेकंड चीज़ क्या है ना कि जैसे अभी आप एक और नया आपने ट्रेंड सुना होगा, घृतपान सुबह कॉफी में या गर्म पानी में मिक्स करके आप घी का ब्लैक कॉफी, हाँ, ठीक है। आयुर्वेद में इसे घृतपान कहते हैं। ये जितने भी बॉडी में बात डिसीज होती है उनको अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत टाइम से हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। मतलब ये ऑलरेडी अपने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था। जितने भी आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा जो कि घृतपान अवॉइड करने के लिए कहता होगा। हम जब भी विरेचन देते हैं, डिटॉक्स देते हैं तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बाकायदा मेडिकेटेड घी देते हैं पीने के लिए। सेम वही जो कि आप आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर से सुन रहे हैं, शिल्पा शेट्टी जो वो घी घोल रही है सुबह कॉफी में, ब्लैक कॉफी में, वो सेम है। तो वो सब चीजें जो आयुर्वेद में थी वो अभी आपको एज ए ट्रेंड दिखेगी और वो सच है। हर एक चीज टाइम के साथ में प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यूँ बोले तो यार अगर क्वेश्चन ही करना है तो कोविड वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स नहीं है?
है पैरासीटामोल के क्या साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? बिल्कुल आप है। बीपी के या जितने भी स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट नहीं है? बहुत है। इवन तो ये तो इतनी रिसर्च के बाद में आ रही है ना। हमारे आंवला हरड़ बहेड़ा के तो इतने ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जितने आपके स्टेरॉइड्स के मिल रहे हैं। तो ठीक है, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा परेशान होगी, धीरे धीरे लोग आयुर्वेद की तरफ ही मूव करेंगे। इवन तो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने आयुष का बजट भी बहुत अच्छा बढ़ा करके दिया है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा थैंक यू, ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो सके। आप ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं गांव पे जाके, तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है, स्पेशली आयुर्वेदा को लेकर? आयुर्वेद को लेकर के तो मैं अगर नहीं ही बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली गाँव में। वहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, लोगों ने इस लेवल पे स्टेरॉइड कंज्यूम कर लिए हैं कि उन्हें आयुर्वेद तक लेकर के आना बहुत मुश्किल है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी। अच्छा, तो अवेयरनेस गांव में कम है, शहरों में फिर भी है? शहरों के जो भी लोग आते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट के लिए, वो हम जो कहते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, वो सुनते हैं तो आयुर्वेद काम भी करता है। हाँ। गाँव में स्पेशली क्या हो रहा है ना कि लोगों ने इतनी ज़्यादा स्टेरॉइड्स, इतनी ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम कर ली हैं। आप ये गांव की बात कर रहे हो, जबकि मेरे को लगता है कि गांव में तो आयुर्वेद इजीली। आयुर्वेद में वहाँ आप एक बात बताइए कि अगर हम आयुर्वेद प्रैक्टिस करना चाहते हैं गांव में और हम फीवर के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पेशेंट को सजेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसका क्विक रिजल्ट नहीं मिले और उसका रिजल्ट आने में 6 घंटा 8 घंटा लगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता फीवर के पेशेंट्स में भी आयुर्वेद से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो। लेकिन जो गांव का पेशेंट है, दिहाड़ी मजदूर है, उसको तो भाई पैरासीटामोल खा के बुखार में तपते शरीर में दर्द में आइबुप्रोफेन खाने के बाद में उसको तो काम पे जाना है ना। जाना है। और उसने कितना ज़्यादा कंज्यूम किया होगा एलोपैथी उस काम को करने के लिए। अब वहाँ पे जब आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करने जाते हो तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी और रिसर्च की ज़रूरतें हैं। आयुर्वेद में रिसर्च की ज़रूरत है, आयुर्वेद में अवेयरनेस की ज़रूरत है, इलीगल लोगों की प्रैक्टिसेस रोकने की ज़रूरत है। बहुत सारे झोला छाप लोगों को आयुर्वेद प्रैक्टिस ना करें, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाने की ज़रूरत है। और स्पेशली गांव को टूरिज्म, आयुर्वेदिक टूरिज्म जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको इंक्लूड करते हुए आयुर्वेद प्रमोशन और जो लोग आयुर्वेद से छूट चुके हैं उन लोगों को वापस लाने की जरूरत है। वरना मैम आज से आप ये मानिए 3-4 साल के पहले भी अगर हम बात करें तो गांव के पेशेंट आपने नहीं सुने होंगे, उन्हें नींद नहीं आ रही और वो नींद की गोलियां खा रहे हैं। गांव में तो नहीं था ये, अभी हो रहा है ना, गांव में हो रहा है। बहुत हो रहा है। नींद नहीं आती मतलब मोस्टली ऐसे पेशेंट हमें मिल जाते हैं जो कि जिनको नींद का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, मतलब XYZ जो मोस्टली सिटीज़ की इश्यूज थे, लाइफस्टाइल इश्यूज थे, वो भी गांव में पहुंच चुके हैं। पहले क्या होता था ना कि बच्चा बड़ा होता था तो वो घर में धान खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटियां खा रहा है, कुछ नहीं तो दूध दही मट्ठा खा रहा है। अभी क्या खा रहा है? चिप्स खा रहा है। चिप्स गाँव के बच्चे खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं और पूरे दिन खा रहे हैं। इवन अगर आप गांव के बच्चों को, पेरेंट्स को समझाने चाहते हैं कि आपके बच्चा जो ये कंज्यूम कर रहा है ये इसके लिए जहर है, तो उनका बोलना होता है कि फिर क्या खिलाएं। अच्छा, जंक फूड का भी ना बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल, मतलब काफ़ी सालों से। अब तो बच्चे बिना जंक फूड के रहते ही नहीं हैं। और ये क्या होता है ना, जो सस्ता जहर होता है ना, वो किन्हें दिया जाता है? ऐसे गरीबों को जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हमारी सोसाइटी में नहीं है। उन्हें जितना कमज़ोर कर सकते थे, हमारा ऊपर का जो सिस्टम है वो उन्हें उतना ही और कमज़ोर करना चाहता है। हमारा इंडिया का जो मेन सिस्टम था वो मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंट था। हमारी वुमेन्स की हेल्थ इतनी अच्छी होती थी कि वो खेत का काम, घर का काम, बच्चे पालना, 10-10 बच्चे पैदा करना, उसके बाद भी फिट रहती थी। आज के समय में ये कंडीशन है। मोस्टली जब आप सर्विस के लिए जाते हैं उनको यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, PCOD गाँव में हो रहा है, PCOS गाँव में हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, वो 30-32 ईयर्स की लड़कियों को हो रहा है। उसका रीज़न कहीं तो हमारा सिस्टमिक
डिफेक्ट होगा ना। अच्छा, पीसीओडी के लिए कुछ है आयुर्वेदा में? क्योंकि बहुत आयुर्वेद में अगर हम पीसीओडी के लिए बात करें हाँ। तो हम दो तरह के अप्रोचेस में लेते हैं। हाँ। एक शमन चिकित्सा है, दूसरी शोधन चिकित्सा। समन और शमन शोधन। शमन मतलब होता है कि कोई भी जो डिस्टर्बेंस है उसको वहीं सप्रेस किया जाए या कम किया जाए। हाँ। और शोधन चिकित्सा मतलब हमारे जो बॉडी में जितना भी गार्बेज भरा हुआ है उसको वहाँ से फ्लश आउट किया जाए ताकि बॉडी नया वापस से फ्रेश बनना स्टार्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन पीसीओडी या पीसीओएस के लिए देना चाहते हैं तो पहले फीमेल्स का एनालिसिस होता है। उसका नाड़ी परीक्षण होता है, उसका प्रकृति परीक्षण होता है, उसकी डिजीज का एनालिसिस होता है। उसके बाद में फिर उसको शमन चिकित्सा जो होती है वो शुरू की जाती है, जिसमें कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में शमन चिकित्सा से रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रोसेस होती है पीसीओडी की, ये मैक्सिमम कितना टाइम लगता है कि मतलब ओवरऑल कि अब पूरा ठीक हो चुका है, ये पूरा डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। अच्छा, ये पूरा खत्म हो सकता है? हाँ, हो जाता है। मतलब दवाइयों पे डिपेंड नहीं, पीसीओडी पीसीओएस के लिए अगर आप दवाइयों पे डिपेंडेंट है तो फिर आप मूर्ख हैं। हाँ। ठीक है। तो क्या है ना कि मोस्टली पीसीओडी पीसीओएस के जो केसेस होते हैं वो दो ही रीजन से होते हैं। पहला स्ट्रेस। ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपकी लाइफस्टाइल, हार्मोनल चेंजेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं और आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो वो आप आराम से मेडिटेशन, वॉक, डाइट अच्छी करके भी प्लान आउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज ऐड करके भी कर सकते हैं। तो आपका 30 to 35% पीसीओएस या पीसीओडी का जो सिस्टम है वो तो वहीं पे आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर कहीं जाकर के मेडिसिन काम करते हैं। ठीक है। लोग बचना चाहते हैं कि उन्हें यार सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करनी, मतलब वो अपनी जो आराम की जिंदगी है वो नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो हार्मोनल पिल्स पे डिपेंड करते हैं। 21 डेज की मेडिसिन ली और उसके बाद तो पीरियड आ ही जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब वही फीमेल 40 प्लस जाती है और उसके यूट्रस में छोटी छोटी गठाने बनने लगती हैं। ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है आजकल। गायनी बोल देगी भाई यूट्रस निकलवा दो। आपके पास टाइम था, आपने नहीं किया, केयर नहीं किया। एक फीमेल का जो गर्भाशय होता है वो उसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आप उसके लिए केयर नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते तो डेफिनेटली आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द इवन पेशेंट जब हमारे पास में फीमेल पेशेंट जब आती है तो उनके किसी भी बीमारी के एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले उनका पीरियड्स का डेट, पीरियड्स का फ्लो, पीरियड्स में होने वाला पेन, ये तीनों चीजें पहले हम डिकोड करते हैं। अच्छा, पीरियड्स का भी ये चलता है कि जब पीरियड्स कई लड़कियों को आते ही नहीं है, 20-22 साल की लड़कियों को नहीं आ रहे हैं आजकल पीरियड्स, और उसके बाद में एक और चीज़ आती है कि अगर आ रहे हैं तो पेट में बहुत दर्द। देखिए, पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल किसी भी जगह पे नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं। माइनर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि आपके छोटे छोटे जो अंडे रहते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, आपकी जो झिल्ली होती है वो बाहर की तरफ टुकड़ों में टूटती है, तो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बट पेन होना पीरियड का लक्षण नहीं है। अगर आपकी गर्भाशय हेल्दी है, आपका यूट्रस हेल्दी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो पीरियड होता है वो उसका पेन ऑलमोस्ट रिड्यूस होता है। नहीं, मेरे को ये नई बात पता चली क्योंकि मैंने अभी तक डॉक्टरों के मुंह से भी यही सुना है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, नॉर्मल सी चीज। मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, एक डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है आपको। लेकिन अगर आप पीरियड के ड्यूरेशन में आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा है, आपको टैबलेट्स लेनी पड़ रही है, एक आध पीरियड में चलता है क्योंकि आप कभी कभी बहुत ट्रैवल करते हो या बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हो या कुछ मेडिसिन आपने ले ली पीरियड्स रोकने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको पेन हो सकता है, लेकिन वो भी आपके किसी ना किसी रीज़न से होगा। अच्छा, उसमें भी मूड स्विंग्स उसमें भी आते हैं? मूड स्विंग्स भी एक थोड़ा, मैंने कहा ना, डिस्कम्फर्ट की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको पीरियड आए और आपको मन कर रहा है कि सामने वाला आ जाए उसमें थप्पड़ मार दूँ, तो ये नेचुरल नहीं है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज हैं। जब आप इसको थोड़ा सा बेस रूट से ठीक करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से लेने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर करें आप मॉडर्न में होने वाले इन्वेस्टिगेशंस को साथ लेकर के चलें। उसके दो रीजंस हैं। पहला, जब भी आप सीधे पहुंच जाते हैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में
तो वो मे बी वो डॉक्टर बहुत अच्छा नहीं हो, क्योंकि उसका नॉलेज उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो और आपका जो ट्रीटमेंट है वो गलत तरीके से स्टार्ट हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप पीसीओडी या किसी भी बीमारी के लिए आप जाते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने पहले डायग्नोसिस आप क्लियर करें, चाहे वो एक्सरे की नीड हो, सोनोग्राफी की नीड हो, आपके हार्मोनल्स जो भी टेस्ट होते हैं उसकी नीड हो, थायराइड प्रोफाइल की नीड हो, आप पहले वो करवा लीजिए। उसके बाद में आप पहले और बाद के जो टेस्ट हैं उनको कंपेयर करिए। जब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शो करने लग जाए कि अब ठीक है, तब जाकर के आप ट्रीटमेंट बंद करिए। ठीक है, तो आप मॉडर्न में आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं कि आप पहले डायग्नोसिस करें और उसके साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें, ताकि आप भी इंटरनली सेटिस्फाइड रहें और आप कल को जाकर के किसी एलोपैथी डॉक्टर को दिखाते हैं तो भी आपके पास में एटलीस्ट कुछ रिपोर्ट्स रहें जो कि आप शो कर सकेंगे पहले ये कंडीशन थी, अभी ये ठीक है। इसमें जो भी प्लस माइनस वो करना होगा वो सामने वाले डॉक्टर समझेंगे। अच्छा, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों में बेटर कौन है? दोनों बेटर है। दोनों बेटर है, अपनी अपनी जगह है। अगर देखो आज कोई सामने वाला जा रहा है बाइक से, उसका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसे इंजरीज आती है, आप वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने बैठोगे तो आप उसको ये माने कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हो ना। आप वहाँ पे अपने आप को सुपीरियर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत लंबी बीमारी है या कोई बहुत छोटे समय की भी बीमारी है और बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि इमरजेंसी वाली स्थिति है, तो आप आयुर्वेद की तरफ जाइए। और जहाँ आपको लगता है कि यार ये तो अटैक का केस हो सकता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई आपका जॉइंट है इसमें मूव करना बंद कर दिया है और उसमें एक्सेस पस बन गया है या फिर उसमें फ्लूइड उसमें भर चुका है, तो ऐसे केसेस में आप मेक श्योर करें कि आप आयुर्वेद डॉक्टर्स के साथ नहीं बैठ करके आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाइए, जो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो लीजिए और उसके बाद में जो जहाँ कहीं कमी दिखेगी उसको फिल करने के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद में मास्टर करने वाले डॉक्टर आपको कम मिलेंगे, लेकिन वहीं एलोपैथी में आपको भरमार मिलेंगे, और महिलाएं स्पेशली, आयुर्वेद में महिलाएं तो बहुत ही कम है। एक सीधा आंसर दूँ? हाँ, पैसा। पैसा, पैसा, हाँ, पैसा और दूसरा धीरज। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है जब भी आप आयुर्वेद प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अगर आप प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनिशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ आपको एलोपैथी डॉक्टर्स को सेटल होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा कमाने के लिए 1-2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए यही पीरियड 4 to 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी कुछ इनिशियल से अच्छे हो जाते हैं बट टाइम लगता है। तो एक मेन रीज़न ये है कि आयुर्वेद में थोड़ा सा इनकम कम होती है। ठीक है, दूसरा लोगों का ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है और वो हर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि जब आप 5 साल की 5.5 साल की डिग्री करके आते हैं उसके बाद में आप इतना भी नहीं रन कर पा रहे हैं कि आपकी फैमिली फीड कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एलोपैथी या मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एज अ महिला होने के नाते आपको कितने स्ट्रगल का सामना करना पड़ा इस फील्ड में आकर? मुझे लगता है कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। हाँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है जब भी हम आयुर्वेद या किसी भी चीज़ को समझाने की बात करते हैं, लोगों को कन्विंस करने की बात करते हैं, तो फीमेल वॉइसेस ज़्यादा सुनी जाती है, समझी जाती हैं। स्पेशली अगर आप गांव में काम कर रहे हैं तो आपकी वॉइस को और अच्छी तरीके से सुना जाएगा, समझा जाएगा। महिला से ज़्यादा कनेक्ट होती हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके प्लस पॉइंट भी होती है। तो मुझे एज ए फीमेल कभी भी ये डिफ़िकल्टी फील नहीं हुई कि मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करने में या किसी भी तरीके के मेडिकल प्रैक्टिस करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो या कोई परेशानी। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे तो एज ए फीमेल बहुत सपोर्ट मिला है, लोगों का भी, पेशेंट्स का भी और ईश्वर का भी। हाँ। अच्छा, आप बाकी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझाना चाह रही हूँ। आप पहला खुद के लिए टाइम निकालिए। हाँ, खुद की केयर करिए। हाँ, खुद के बॉडी को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि जो बॉडी आप पीरियड डिले करने के लिए आप मेडिसिन अपने शरीर में डाल रही हैं, जो
मेडिसिन आप रेगुलर बेसिस पे घर का छोटा मोटा काम करने के लिए आप शरीर में डाल रहे हैं, वही मेडिसिन आज से 30-40 सालों के बाद में आपके शरीर को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सुधारने की, समझाने की और अच्छा कल देने की, अच्छी हेल्दी बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। अगर आप बच्चों को केवल इसीलिए फास्ट फूड दे देते हो ताकि वो आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करें, तो यही बच्चे कल को हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो एज एन फीमेल आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फैमिली को लेकर के चलें और उनके स्वास्थ्य को प्रायोरिटी पे रखें और खुद के स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। आयुर्वेद में नॉर्मल दिनचर्या जो कि एक हेल्दी पर्सन के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। आयुर्वेद में वैसे तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है, बट अगर हम बेसिक की बात करें तो अष्टांग हृदय की जो दिनचर्या चैप्टर है उसी में हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप नाइट शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि आजकल मोस्टली पेशेंट्स की नाइट शिफ्ट होती है, तो आप कोशिश करें कि 6 बजे के पहले आप उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके बाद आप ऑयल पुलिंग आप कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से या सीसम ऑयल से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपका जो खाना है उसका टाइमिंग आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे 6 बजे के बाद में आप कोशिश करें कि आपका खाना अवॉइड रहे। शाम को 6 बजे के बाद में आपके खाने में आप लिक्विड या लाइट फूड थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। वॉकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा योग प्राणायाम आप स्टार्ट कर सकते हैं। इतना बेसिक भर अगर आपने कर लिया, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ऑयलिंग रेगुलर बॉडी पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल, आपका वर्क ज़्यादा होता है, तो ऑयलिंग करने से कई सारी चीज़ें मैनेज होकर के चलती हैं, स्ट्रेस मैनेज होकर चलता है, मसल रिलैक्स रहती हैं, तो ये चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी घी ज़्यादा अच्छा है या फिर काढ़ा जो आयुर्वेद में बताया गया है? दोनों का अपना यूज़ है। आप काढ़ा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं वो अलग बात है। आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ, वैसे ब्लैक कॉफ़ी तो हमारे आचार्यों ने कहीं नहीं बताई है। हाँ, नॉर्मल गर्म पानी के साथ में हम घृत पान देते हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी की नीड है तो, ठीक है। और काढ़ा जो आप अगर ज़रूरत है मेडिसिन पे ले रहे हैं तो फिर आप लीजिए। थैंक यू भावना जी, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और आयुर्वेद लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।